सो टाइम कम है, इसलिए बिना रिवीजन के मैं आगे बढ़ रहा हूं। जल्दी से देखिए, हमारे पास दूसरा टाइप का रिप्रोडक्शन है, इट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और हमने हमेशा जाना कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय पेरेंटल। बाय पेरेंटल का मतलब है वहां पर एक मेल इन्वॉल्व होगा और एक फीमेल, यानी मेल और फीमेल एक भी बॉडी में हो सकते हैं, अलग अलग बॉडी में भी हो सकते हैं, तब भी उसे क्या बोला जाएगा? बाय पेरेंट। कई बार लोग बोलते हैं सर ये बताइए अर्थवर्म के केस में जहां पर गोनैड्स और ओवरी एक ही साथ हैं सर, क्या ये यूनिपेरेंटल है कि बाय पेरेंटल? बाय पेरेंटल, क्योंकि इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों ही बन रहे, बस सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म दिखनी चाहिए, चाहे वो एक बॉडी में हो चाहे अलग। कंडीशन का नाम बाय पेरेंटल। और एक बार बाय पेरेंटल कंडीशन हो जाए उसके बाद क्या बनेंगे? गैमीट्स। तो अब बेटा ध्यान से सुनो, 1.25 घंटे ही पढ़ना है, इसलिए पूरा कंसंट्रेशन यही लगाना। और गैमीट बनने के बाद गैमीट का क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद बनेगा जाइगोट, और उससे बनेंगे एम्ब्रियो, और जिनमें क्या होगा? वेरिएशन। फिर से बोलो। और इनके बच्चों में अगर वेरिएशन आ गया तो इन बच्चों को क्या बोलेंगे? क्लोन की ऑपोजिट। हाँ, तो हम लोग अपने मम्मी पापा की एग्जैक्ट कॉपी हैं क्या? क्या हमारी मम्मी पापा से हम में वेरिएशन है? अच्छा, हमारे मम्मी पापा दो लोग इन्वॉल्व थे, गैमीट बने थे, फर्टिलाइजेशन हुआ था, तब हम लोग जाइगोट के रूप में इस दुनिया में आए थे, और हम में क्या है? वेरिएशन। और हम अपने मम्मी पापा के लिए क्या है? ऑफस्प्रिंग। मैंने बोला था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये एक स्लो प्रोसेस है कि फास्ट? अच्छा बताओ, ये सेक्सुअल कैसा था? ये कैसा है? स्लो है। और आपको बताया था ये एक इलैबोरेट प्रोसेस है। कैसा? बहुत इलैबोरेशन है इसमें। और तीसरा ये कैसा प्रोसेस है? कॉम्प्लेक्स। और क्या कॉम्प्लेक्सिटी है वो मैंने बताई थी कि दुनिया में कोई भी बंदा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा होगा, 3 बातें जरूर होंगी, याद है? क्या वो गैमीट बनाएगा? क्या उसका फर्टिलाइजेशन होगा? क्या उसमें ऑफस्प्रिंग बनेगी? गैमीट बनेगा तो प्रोसेस का नाम प्री फर्टिलाइजेशन। फिर से बोलो, ये मैं पिछली क्लास में पढ़ा चुका हूं। गैमीट बनने की प्रक्रिया का नाम, और गैमीट के फ्यूज होने का, और उसके बाद एम्ब्रियो से ऑफस्प्रिंग बनने का। तो बताओ ये प्रोसेस इलैबोरेट है, और इलैबोरेट होकर के 3 मुख्य इवेंट करता है। बताओ 3 मुख्य इवेंट के नाम बता पाओगे? नंबर 1 शाबाश, नंबर 2, नंबर 3 पोस्ट फर्टिलाइजेशन। सो देयर विल बी प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट। और किसी से भी पूछो कि प्री फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, बताएगा? क्या होगा बताओ? गैमीट बनेंगे। और फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? गैमीट फ्यूज होंगे। और बताओ पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? ऑफस्प्रिंग। खैर, मैंने बोला था इस दुनिया में जो लोग भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं उनके पैटर्न डिसिमिलर है कि सिमिलर? कोई नहीं पड़ गया? डिसिमिलर कि सिमिलर? चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कॉकरोच हो, चाहे कोई भी हो, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहा है तो बताओ कितने इवेंट्स करेगा? 3। नंबर 1, नंबर 2 फर्टिलाइजेशन। पक्का? तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले लोगों के इवेंट्स अलग होंगे कि सेम होंगे? और हमने बोला था कि उनकी जिंदगी में फेज ऑफ लाइफ भी सेम। आज हम लोग फेज ऑफ लाइफ को डिटेल में पढ़ते हैं। पहले फेजेस ऑफ लाइफ को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, जो मैंने आपको पढ़ाया है उसी को पूछ रहा हूं। क्या आपको लाइफ स्पैन याद है? बहुत बढ़िया, सबको मालूम है सर लाइफ स्पैन क्या होता है। क्या आपको लाइफ स्पैन के बारे में मालूम है? इट इज अ टाइम पीरियड फ्रॉम बंदा पैदा हुआ फिर नेचुरली मर गया, बर्थ टू नेचुरल डेथ। अगर मैं बोलूं कि मैं पैदा हुआ हूं और एक दिन मेरी नेचुरल डेथ होगी, बताओ इसमें कोई बात दो राय है? नो, ये तो हो के रहेगा। आप पैदा होते हैं और आपकी नेचुरल डेथ होनी है। लेकिन पैदा होने और मरने के बीच में, वो भी कैसे मरने? अननेचुरल की नेचुरल? आप 3 मुख्य अवस्थाओं से गुजर जाते हैं, और ये 3 मुख्य अवस्थाएं थी बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बताया था मैंने। बस इन्हीं को हम लोग साइंटिफिक में कुछ और नाम देते हैं। जैसे बर्थ की पहली फेज है जुवेनाइल फेज। बोलो क्या नाम है? जुवेनाइल का मतलब ही होता है बचपन। और प्लांट में इसी को बोलते हैं वेजिटेटिव फेज। बोलो क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव। तो पहली फेज का नाम
जवाब ही नहीं आता। या फिर तो हमारी पहली फेज बर्थ के बाद, हम बर्थ के बाद सीधे पहली किस फेज में जाएंगे? जुवेनाइल। हिंदी में बोलते हैं बचपन। तो क्या पौधे भी बचपन में जाते हैं? पौधों का बचपन क्या कहलाता है? वेजिटेटिव। और एनिमल का बचपन जुवेनाइल। अच्छा, जब जुवेनाइल बचपन गुजर जाता है तब आता है जवानी, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्टिव फेज। और जब रिप्रोडक्टिव फेज ओवर होने लगती है, रिप्रोडक्शन की एबिलिटीज खत्म होने लगती हैं, मीनोपॉज आने लगे फीमेल में, मेल बूढ़े होने लगे, तब हमारी फेज आती है सेनेसेंस, दैट इज नोन एज बुढ़ापा। और बुढ़ापे के बाद जो डेथ आएगी वो कैसी डेथ होगी? नेचुरल डेथ। तो हम पैदा हुए और तीन मुख्य अवस्थाओं से गुजरे, बोलो कौन कौन? जुवेनाइल फेज। जुवेनाइल फेज का दूसरा नाम वेजिटेटिव, दूसरा, तीसरा सेनेसेंस। और अगर कहीं पर भी कोई कमी रह जा रही है तो अपने दिमाग को समझाओ, अरे कोई बात नहीं, पहला बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन पौधों में भी होता है बचपन, जवानी, बुढ़ापा। जो लोग भी इस दुनिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, कैसा रिप्रोडक्शन? उनकी जिंदगी में क्या ये तीनों फेज आएंगी? पहली फेज जुवेनाइल और वेजिटेटिव। जुवेनाइल शब्द हम लोग एनिमल्स के लिए यूज करते हैं, यानी हम एनिमल के लिए वेजिटेटिव नहीं बोलेंगे। यानी कि कोई बोले सुनील सर जब 3 साल के थे तब वेजिटेटिव फेज में थे, ऐसा बोलोगे? नहीं बोलोगे। क्या बोलोगे? जुवेनाइल। लेकिन तुम बोलोगे जब हमारा आम का पौधा बीज से निकला था तो उसमें नई नई रूट्स निकल रही थी, नई नई लीव्स निकल रही थी, बताओ वो किस फेज में था? जुवेनाइल में। वेजिटेटिव। यानी उसमें केवल क्या निकल रहा था? रूट, स्टेम, लीफ। और जब तक रूट, स्टेम, लीफ बने तो कौन सा पार्ट बन रहा? वेजिटेटिव। और जब तक वेजिटेटिव पार्ट बन रहा तो बताओ कौन सा फेज है? वेजिटेटिव। सिंपल सा है। तो एनिमल में जवाब आना चाहिए। एनिमल में, प्लांट में, प्लांट के बचपन का नाम वेजिटेटिव फेज, और दोनों के बचपन का, दोनों की जवानी का नाम और दोनों के बुढ़ापे का नाम सेनेसेंस। तो बताओ हम पैदा होने से मरने के बीच में कितनी अवस्थाओं से गुजरते? तीनों याद रहेंगी? पहला, दूसरा, तीसरा। पक्का? आओ पहले हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज जुवेनाइल फेज, फिर हम लोग रिप्रोडक्टिव फेज पढ़ लेंगे, फिर सेनेसेंस पढ़ लेंगे। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। व्हाट इज जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज? जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज इज अ टाइम पीरियड। जैसे मैं टाइम पीरियड लिखता हूं बच्चों को रोटा रटाई डेफिनेशन आ जाती है। टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू नेचुरल डेथ है, वो क्या था? घबराओ मत, आराम से कहो, रिलैक्स रहो, कोर्स पूरा होगा। हम लोग 4 महीने के अंदर एनसीईआरटी 2 को खत्म करते हैं, 5 महीने के लिए एनसीईआरटी 1, 5, 4, 9 महीने चाहिए हैं हमारे पास, कितने? 5। तो हम क्या कर रहे हैं? डबल काम कर रहे हैं। तो हमें कोई डर नहीं है कोर्स कंप्लीट होने का, है? कर लेंगे? बिलीव है? बस तुम लोग आते रहो, मैं कर दूंगा। लेकिन ऐसे हड़बड़ी में नहीं करना कि हर हम जल्दी जल्दी खाओ फिर उल्टी कर दो, ऐसे नहीं करना। खुद चबा चबा के खाएंगे, स्वाद ले लेकर। तो जब कोई पूछे बचपन क्या है तो क्या बोलोगे? सर बचपन एक समय अवस्था है, एक क्या बोलते हैं, काल है, एक समय है। क्या समय है? इट इज अ टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। जब तक कि हम सेक्सुअल मैच्योरिटी को अटेन ना कर लें तब तक के समय का नाम है बेटा, तब तक के समय का नाम है सर जुवेनाइल फेज या फिर वेजिटेटिव फेज। बहुत सिंपल सी कहानी है। आप जब पैदा हुए आप जुवेनाइल फेज में थे, लेकिन फीमेल में मीनार्की स्टार्ट हुई। क्या स्टार्ट हुई? मीनार्की, फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। बताओ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के पहले तक क्या है? जुवेनाइल। मेल में टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होने लगे, क्या? तो बताओ टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट होने के पहले तक जुवेनाइल। तो ये दोनों हार्मोन, चाहे एस्ट्रोजन हो चाहे प्रोजेस्टेरोन हो, किस बात की बात करते हैं? सेक्सुअल मैच्योरिटी। और जब तक हमारी सेक्सुअल मैच्योरिटी नहीं आई तब तक हम कहां पर हैं? बचपन।
तो भैया बहुत बढ़िया, इट इज अ टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल। तो बोलते हैं सर सेक्सुअल मैच्योरिटी का अटेनमेंट कैसे पता चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा कि बंदा सेक्सुअली मैच्योर हो गया, बचपन खत्म हो गया इसका। तो बोलते हैं यह समझने के लिए तुम्हें प्लांट और एनिमल को अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। प्लांट में सेक्सुअल मैच्योरिटी का कुछ मतलब है और एनिमल में सेक्सुअल मैच्योरिटी का कुछ और मतलब है। बोलते हैं प्लांट में जो सेक्सुअल मैच्योरिटी है वो भी एंजियोस्पर्म में, किसमें बेटा? वैसे तो प्लांट आप जानते हो 5 होते हैं, याद है आपको? किसी को याद नहीं है? याद है? बोलो, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। पक्का? तो बताओ हम मैं किसकी बात कर रहा हूं? एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म इस दुनिया में क्या करने आए हैं? फ्लावरिंग। फिर से बोलो। तो जब तक फ्लावरिंग चालू ना हो, वो बताओ किसमें? जुवेनाइल में। तब पढ़ आएंगे फिर हम, जुवेनाइल में कि वेजिटेटिव में? तो जब तक उसमें फ्लावर ना निकले, बताओ उसका क्या चल रहा है? बचपन। और बचपन का नाम वेजिट। अगर फ्लावर निकल आया गुरु, ये कौन सा फेज हो गया? बताओ, जो वेजिटेटिव की रिप्रोडक्टिव? रिप्रोडक्टिव। तो बताओ फ्लावरिंग इज द साइन ऑफ बताओ किसका? सेक्सुअल मैच्योरिटी इन प्लांट, और वो भी सारे प्लांट की एंजियोस्पर्म। इसमें कहीं किसी को दिक्कत हो बता दो। अभी मैं एनिमल की सेक्सुअल मैच्योरिटी अलग से दिखाऊंगा, अभी मैं केवल प्लांट पढ़ा रहा हूं। तो पहले तो मुझे डेफिनेशन चाहिए। जितने लोग भी डेफिनेशन बता देंगे मुझे सही लगेगा। पहले तो डेफिनेशन चाहिए, व्हाट इज लाइफ स्पान? टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। इट्स अ टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू, अच्छा बर्थ के बाद कितनी अवस्थाएं दिख रही हैं? तीनों दिख रही हैं। पहला, दूसरा, तीसरा। जुवेनाइल का दूसरा नाम? हाँ, क्या यही बचपन है? बचपन पौधों में भी है, एनिमल में भी है। सुपर, शाबाश। तो बचपन दोनों लोगों में है। तो बचपन की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। पक्का? बताओ पौधों में, वो भी एंजियोस्पर्म में, सेक्सुअल मैच्योरिटी का साइन क्या है? फ्लावर। हाँ, शाबाश। तो अगर फ्लावरिंग आ जाए तो बताओ बचपन चल रहा कि खत्म हो गया? और क्या आ गई? जवानी। जवानी मतलब रिप्रोडक्टिव। पक्का? तो आओ फ्लावरिंग को बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं कि फ्लावरिंग कैसे कैसे होती है इस दुनिया में और फ्लावरिंग क्या होती है। ध्यान से समझना, फ्लावरिंग इस दुनिया में 2 प्रकार की होती है। एक तो कंडीशन होती है दैट इज नोन एज मोनोकार्पिक कंडीशन, और दूसरी कंडीशन है पॉलीकार्पिक। कुछ पौधे ऐसे हैं जो जिंदगी में केवल एक बार फ्लावरिंग करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स? पता नहीं। हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम। यानी एक बार बीज डाला तुमने, जरा देखना मैं किसकी बात कर रहा हूं, जितने लोग समझ जाएंगे अच्छा लगेंगे। एक बार उनमें पत्तियां निकली, एक बार उनके फ्लावर निकले, उनमें सीड बने, बालियां बनी, और फिर ये पीले पड़ गए, इन्हें काट लाए। गेहूं, किसी ने बोला, क्या बोला? गेहूं। राइस, धान। हाँ भाई, गेहूं, चावल, ये सब जिंदगी में कितनी बार फ्लावरिंग करते हैं? एक बार। फिर तो बोलो, क्योंकि इनकी पूरी लाइफ साइकिल 1 साल की है, एनुअल। बोलो कैसे? तो बताओ कितने सीजन जिंदा रहेंगे? 1। और जो 1 सीजन जिंदा रहेंगे उनका नाम? और एनुअल लोग कैसे हैं? फ्लावर वंस इन लाइफ में केवल एक बार फ्लावरिंग करते हैं, वो लोग हैं मोनोकार्पिक। कोई एग्जांपल बताए? बोलो कौन? वीट, दूसरा राइस, तीसरा मीज। बहुत सही जवाब है। वीट, राइस, मेज जिंदगी में कितनी बार फ्लावरिंग करते हैं? एक बार। तो इसका मतलब इनमें एक बार बचपन, एक बार जवानी और एक बार बुढ़ापा आता है। किसमें? प्लांट में।
देखो ये तो तुम्हें कोई किसान बता देगा कि देखो बेटा अभी अभी हमने बीज बोया है, अभी अभी हरा तना है, जब तक तना हरा है तब तक वो वेजिटेटिव फेज में है, और जैसे बालियां आने लगी, बालियां मतलब फ्लावर, इनफ्लोरेसेंस, फ्लावर और इनफ्लोरेसेंस, जैसे ही बालियां आने लगी वैसे ये किस में चला गया, रिप्रोडक्टिव। तो बताओ बालियां बार बार आती कि एक बार? अरे बार बार। तो बताओ एक बार क्या आई, वेजिटेटिव, और एक बार रिप्रोडक्टिव, और फिर पौधा पड़ जाता है पीला। कैसा? और पीले पौधे में तुम चाहे जितना खाद पानी डालो हरा होगा? इसका मतलब पौधा बूढ़ा हो गया। क्या हो गया? बूढ़ा। और बूढ़ा होने के बाद मर गया। हाँ, तो अब उसे बचे रखें कि काट दें? काट दें। तो बताओ जिंदगी में कितनी बार जवानी? एक बार। कितनी बार बचपन? एक बार। और कितनी बार बुढ़ापा? एक। बताओ वो कौन बंदा है? एनुअल। फिर से बोलो। तो एनुअल लोगों में वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंस फेज, ये एनसीईआरटी लिखती है, इट इज वेरी क्लियर कट। आप साफ साफ देख के बता दोगे कि कैसा है पौधा। अभी तुमने अलग छोटी छोटी बालियां निकली, सॉरी छोटे छोटे पौधे निकले हुए, बोलो वेजिटेटिव, बालियां निकल आई, पौधा पीला पड़ गया, सेनेसेंस। ऐसे ही पौधे होते हैं बाइनियल। बाइनियल मतलब जो 2 साल में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं। बाइनियल मतलब 1 साल की 2 साल, और जो 2 साल में अपनी लाइफ साइकिल पूरी करते हैं वो भी फ्लावर कितनी बार करते हैं? एक बार। पहले सीजन में केवल वेजिटेटिव, आवाज नहीं आ रही, पहले सीजन में, और जब एक सीजन खत्म हो गया तो उसके बाद क्या करेंगे? और फिर क्या होंगे? लास्ट में मर जाएंगे। तो बताओ एनुअल और बाइनियल में लाइफ में कितनी बार फ्लावरिंग? एक बार। तो मैं बोलूं मटर, एक बार कि 2 बार? बार बार। एक बार। गेहूं, राइस, मेज। तो ये जो लाइफ में एक बार फ्लावरिंग कर रहे हैं वो एनुअल है या फिर बाइनियल? तो जिंदा रहने के हिसाब से ये एनुअल और बाइनियल है, लेकिन फ्लावरिंग के हिसाब से मोनोकार्पिक। बहुत सारे लोग इस कहानी को समझ नहीं पाते। कई सालों से जब मैं पढ़ा रहा हूं, बच्चे कई बार मुझसे कहते हैं आपने ठीक पढ़ाया लेकिन समझ में नहीं आया। तो मैं कहता हूं फिर कैसा ठीक पढ़ाया? बताओ व्हाट इज मोनोकार्पिक? जो 1 साल जिंदा रहे। ऐसा मैंने नहीं कहा। मोनोकार्पिक का मतलब है जो एक बार फ्लावरिंग, चाहे वो 1 साल जिंदा रहे चाहे 2 साल। अच्छा, अब तुमने एक पौधा लगाया जिसका नाम है आम, मैंगो। आम का पौधा पहले 2-3 साल तक तो फ्लावरिंग ही नहीं करेगा, वो केवल 2-3 साल तक ग्रीन रहेगा और उसमें फ्लावरिंग नहीं आएगी। बताओ 2-3 साल तक कौन सी फेज? वेजिटेटिव। हाँ, वेजिटेटिव फेज चलेगी, और फिर 2-3 साल के बाद उसमें अचानक फ्लावरिंग आएगी। जैसे ही फ्लावरिंग आएगी उसका कौन सा फेज चालू? रिप्रोडक्टिव। हाँ, और भैया रिप्रोडक्टिव के बाद वो सेनेसेंस में जाएगा नहीं। इस साल के बाद अगली साल फिर से क्या करेगा? रिप्रोडक्टिव। फिर से करेगा रिप्रोडक्टिव, फिर से करेगा। बोले पगला गए होगा, एक बार में नहीं छक रहे हो। देखो वेजिटेटिव, रिप्रोडक्टिव, सेनेसेंस, और तुम बार बार वेजिटेटिव से रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव। इसका मतलब तुम एक बार फ्लावरिंग कर रहे हो कि मैनी टाइम? इसका मतलब मोनोकार्पिक की पॉलीकार्पिक। और ऐसे लोग 1 साल जिंदा रहेंगे कि बहुत साल? बहुत साल। ऐसे लोगों को बोलेंगे पेरिनियल। बोलो क्या? जो बहुत सालों तक जिंदा रहे। जवाब नहीं आता। जो बहुत सालों तक जिंदा रहे, जो बार बार फ्लावरिंग करें, पॉलीकार्पिक। तो बताओ जो पॉलीकार्पिक है उनमें बचपन, जवानी, बुढ़ापा क्लियर कट है कि नहीं है? नहीं है। पता ही नहीं चल पा रहा कब वेजिटेटिव कब रिप्रोडक्टिव, बार बार रिप्रोडक्टिव, बार बार रिप्रोडक्टिव। लेकिन इनको देखो, जो लोग एक बार वेजिटेटिव, एक बार रिप्रोडक्टिव, एक बार सेनेसेंस, उनमें तीनों फेज क्लियर कट। यस और नो? अगर ये बात आपको समझ में आ रही है तो मैं आगे कुछ चीजें समझाने की कोशिश करूंगा। ऑल्दो तुम लोगों ने लिखा कि नहीं लिखा, मैं इसे मिटा रहा हूं। एक बार मेरे साथ चार्ट बनाओ। बताओ भाई, प्लांट्स के केस में जब मैं फ्लावरिंग की बात करता हूं तो बताओ फ्लावरिंग कितने प्रकार की? जो तुमने सीखा वही बताओ। बोलो कितने प्रकार की? 2। एक कौन? शाबाश मेरे बच्चे, मोनो। इसका मतलब ये 1 साल जिंदा रहेंगे। मोनोकार्पिक का मतलब 1 साल। यही है ब्यूटी तुम्हारी कि तुम बात को बहुत अच्छी से समझ जाते हो।
एक बार फ्लावरिंग करेंगे, जिंदा वो कितना भी रहे हमसे मतलब, और जो बार बार फ्लावरिंग करेंगे दे आर पॉलीकार्पिक। क्या ये पॉलीकार्पिक है? तो बताओ कितने प्रकार के? दो। एक कौन? मोनोकार्पिक और एक तो फ्लावर वंस। अगर मैं बोलूं फ्लावर वंस इन लाइफ, फ्लावर वंस इन लाइफ, एंड फ्लावर एवरी ईयर, लगभग हर साल फ्लावर करते हैं, दे आर पॉलीकार्पिक। अब मैं जो पूछूं वो बताना, अगर तुम बता दोगे तो मैं समझ जाऊंगा। बताओ मोनोकार्पिक कौन लोग? एनुअल, और एनुअल मतलब एक साल की 2 साल, और बाइनियल मतलब ये 2 साल में 2 बार फ्लावरिंग, ये 1 साल में, ये 2 साल में। बहुत बढ़िया। और बताओ क्या ये लोग पेरिनियल हैं? पेरिनियल मतलब 1 साल की बहुत साल, सालों साल जिंदा रहते। एक पेड़ लगाओ 10 साल 25 साल तक जिंदा रहेगा और हर साल फ्लावरिंग करेगा, तो बहुत साल जिंदा रहना, हाँ, और बहुत बार फ्लावरिंग करना, पॉलीकार्प। और अब देखो ट्विस्ट, एक भाई साहब है, इनका नाम है बैम्बू, बांस का पौधा। देखो 2 कहावतें बहुत बहुत ज्यादा प्रचलित हैं। एक तो ईद का चांद हो गए, तो बोलते हैं यार बहुत दिन बाद मिले, ईद का चांद हो गए। और हमारे गांव में एक कहावत है, बांस का फूल हो गए। बांस का फूल, व्हाट इट मीन्स? बैम्बू प्लांट को तुम आज लगाओ और बैम्बू प्लांट के हरे पौधे 50 से 100 साल तक खड़े रहेंगे, और तुम इस इंतजार में हो आज फ्लावरिंग होगी। 50 से 100 सालों तक खड़े रहेंगे, फ्लावरिंग नहीं होगी, और अचानक एक दिन 50 से 100 सालों बाद इनमें फ्लावरिंग होगी। और जैसे ही फ्लावरिंग होगी उसके बाद ये पौधा पीला पड़ने लगेगा। बताओ, बांस जनरली तुमने हरे देखेंगे, पीले, हरे पीले बांस पूरी कोठी में, पूरे बांस के ग्रुप में बहुत कम पाए जाते हैं, और जिसमें पीला पड़ गया वो क्या कर चुका है? फ्लावरिंग। और फ्लावरिंग कितने साल बाद? 50 से 100। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ बम्बू मोनोकार्पिक की पॉलीकार्पिक? क्या बम्बू एनुअल है? बाइनियल है? बताओ ये बम्बू कैसा है? पेरिनियल। तो ये जी कैसे रहा है? 50 से 100 सालों तक जिंदा है, लेकिन फ्लावरिंग कितनी बार? एक बार। वैसे जो पेरिनियल है उन्हें पॉलीकार्पिक होना चाहिए, जो एनुअल है बाइनियल है उन्हें मोनोकार्पिक होना चाहिए। ये उल्टा ही है। ये है कैसा? भूल गए। है कैसा? पेरिनियल। और है कैसा? मोनोकार्पिक। तो बताओ फ्लावरिंग में कैसा है? मोनोकार्पिक। एक बार नहीं, टर्म बोलो, फ्लावरिंग में शाबाश, फ्लावरिंग में मोनोकार्पिक, लेकिन बेटा जिंदा रहने में पेरिनियल। जबकि रूल ये कहता है कि जो पेरिनियल है उन्हें क्या होना चाहिए? और ये है क्या? पेरिनियल। इसे होना क्या चाहिए? पॉलीकार्पिक। लेकिन है ये कैसा? मोनोकार्पिक। एनीवन इन क्लास जो इस क्वेश्चन का जवाब दे सके, व्हाई इट इज सो, ऐसा क्यों है? यू नो दैट द फैमिली ऑफ व्हीट, राइस एंड मेज, दिस फैमिली इज नोन एज ग्रास फैमिली। एंड आपको जानकर खुशी होगी कि सारी ग्रास फैमिली की रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी एक जैसी होती है, और ये लोग लाइफ में एक बार फ्लावरिंग करते हैं। एंड बांस, दैट इज बेम्बू, ऑल्सो बिलोंग टू ग्रास। तो जब फैमिली एक है तो इनके फ्लावर करने की टेक्निक भी कैसी होगी? एक। व्हीट कितनी बार? राइस, मेज, बम्बू, लेकिन जिंदा एक दिन की बहुत साल, बहुत साल। ऐसे ही एक महोदय और है, इनका नाम लोग बहुत लेते हैं, इनका नाम है यस नीला कुरंजी। नीला कुरंजी। अच्छा बताओ, नीला मतलब येलो, नीला मतलब व्हाइट, ब्लू। अच्छा, नीला कुरंजी। ओके, क्या इनका आपको नाम याद है बोटेनिकल? बोलो क्या नाम है? एस्ट्रोबिलंथस, एस्ट्रोबिलंथस कुंथियाना। इनका बोटेनिकल नाम है एस्ट्रोबिलंथस कुंथियाना,
और इनके पौधे का नाम है नीला कुरंजी। जैसे मैंगो माने अमरूद, आम। अच्छा, नीला कुरंजी स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना। ये स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना नाम का जो पौधा है, ये बेटा हिली एरिया में पाया जाता है, हिली एरिया। और ये हिली एरिया ऑफ साउथ इंडिया, मैं इसे हटा दूं पक्का? ये साउथ इंडिया के हिली एरिया में पाया जाता है। साउथ इंडिया में केरला, कर्नाटका और तमिलनाडु। नीला कुरंजी स्ट्रोबिलंथस कुंथियाना हिली एरिया में पाया जाता है, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु के हिली एरिया में। और याद रखना कि ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है, फ्लावर वंस इन 12 ईयर। बारह साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। और जब फ्लावरिंग करता है तो नीले फ्लावर की एकदम छटा, एकदम पूरी की पूरी पहाड़ी नीली हो जाती है। इवन कर्नाटका और केरला की एक पहाड़ी है, नाम है नीलगिरी पहाड़ी, नाम सुना होगा आपने। ये जो नीलगिरी हिल्स हैं, इनमें नील का मतलब ही है बेटा नीला कुरंजी। जिस समय नीला कुरंजी की फ्लावरिंग होती है, पहाड़ियों में इन फ्लावर की एकदम कंडीशन इतना ज्यादा फैल जाते हैं, इतना ज्यादा फ्लावरिंग होती है कि पहाड़ी दूर से नीली दिखाई पड़ने लगती है। एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नीलगिरी हिल्स। नीला कुरंजी के बारे में बोला जाता है कि ये 12 साल में एक बार फ्लावरिंग करता है। अब कई बार बच्चे कहते हैं कि एक ही पौधा रहता है, ध्यान सुनना, और गड़बड़ कर दोगे तुम। और टीचर्स बहुत सारी बातें आपको बताते हैं, फिर आप करते क्या हो कि किस टीचर का सही माने, और इसी चक्कर में तुम सोचते हो अच्छा इन्होंने गलत पढ़ाया होगा, उन्होंने गलत पढ़ाया होगा। मैं जो बात कर रहा हूं देख के पढ़ के बात कर रहा हूं, एक्स्ट्रा पढ़ के बात कर रहा हूं, इसलिए मैं कहीं ना कहीं से गूगल करके पढ़ रहा हूं, बता रहा हूं। तो वो कह रहा है जैसे ही एक प्लांट में फ्लावरिंग हुई, वो प्लांट मर जाता है और उसके फ्लावर से सीड वहीं गिर जाते हैं। अब ये सीड यहीं पर पड़े पड़े ग्रो करके नए पौधे बनाते हैं, और इन नए पौधों में फिर से कितनी साल बाद फ्लावरिंग आती है? 12। और फिर ये फ्लावरिंग करके इनके पौधे गिर जाते हैं। तो जो पौधा फ्लावरिंग करता है वो बचता कि मर जाता है? मर जाता है। इसीलिए इन्हें बोला जाता है प्लीटेशियल्स। शिट, ध्यान से, नीला कुरंजी के बारे में बोला जाता है दे आर प्लीटेशियल्स। दे आर ऑल्सो नोन एज इंटरवल ब्लूमर्स। एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद ये ब्लूम करते हैं। जैसे नीला कुरंजी कितने साल बाद? 12 साल बाद एक बार फ्लावरिंग करता है। लेकिन वही पौधा करता है कि दूसरे? तो बताओ यहां पर जो फ्लावरिंग होगी वो इंडिविजुअल फ्लावरिंग होगी, मास फ्लावरिंग? हाँ, मास। बहुत सारे फ्लावर मिलेंगे, याद रखना। पिछली बार इन्होंने कहा, एनसीईआरटी कहती है, मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि आपके पास जो एनसीईआरटी है उसको रिवाइज नहीं किया गया है। तो इन्होंने बोला पिछली बार, यस, कब फ्लावरिंग हुई? 2006, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सबसे पिछली बार फ्लावरिंग हुई वो 2000 अक्टूबर नवंबर, हाँ इट इज सितंबर अक्टूबर 2006 में फ्लावरिंग हुई थी। पर ये भूल गए कि इनको किताब लिखे हुए 12 साल हो चुके हैं। तो अब जो नई किताब आनी चाहिए उसमें लिखना चाहिए कि यस इसमें 12 जोड़ो तो यस ये सच है। आप चाहो तो गूगल कर लो, ये गूगल महाराज हैं, इनको गूगल कर लो और पता लगाओ कि रीसेंट फ्लावरिंग कब हुई। तो आपको पता चलेगा कि 2018 में फिर से फ्लावरिंग हो चुकी है। ओके, तो अब अगर पूछा जाए कि रीसेंट, सबसे रीसेंट में कब फ्लावर किया नीला कुरंजी? 2006 क्या? 2018। और क्या लिखोगे? सितंबर अक्टूबर। कर्नाटक में एक गांव है, मैं थोड़ा ज्यादा पढ़ लिया इसलिए पढ़ा दे रहा हूं।
कर्नाटक में एक गांव है, इट इज नोन एज बीदर। वहां पर यह फ्लावरिंग 1 साल डिले रहती है। यानी जब पूरी नीलगिरी पहाड़ी 2006 में फ्लावरिंग कर रही थी, तो बीदर में 2007 में फ्लावरिंग हुई थी। और इसीलिए बीदर में अब की बार 2019 में फ्लावरिंग हुई थी। यानी एग्जैक्ट 12 ईयर। ऐसा नहीं कि यहां पर 2018 है तो इन्होंने 1 साल शिफ्ट कर लिया। नो, हाउ मेनी ईयर्स? 12 ईयर। अब बताओ अगली बार कब फ्लावरिंग होगी? 2030। भगवान करे आप डॉक्टर बन जाओ, शादी वगैरह हो जाए, तुम घूमने फिरने जाओ। एक पहाड़ी है, नाम है ऊटी। ये साउथ इंडिया की पहाड़ी है। इन्हीं में से केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु। आप लोग जाइए, घूमिए, डॉक्टर बन जाइए, बड़े डॉक्टर बन जाइए, खूब पैसा कमाइए और जाइए बताइए, और फिर वहां से मुझे फोन करना, मेरा नंबर ये है। और बोलना कि सर अब हम नीला कुरंजी की फ्लावरिंग देख रहे हैं। कब? 2030 में, 31 में। तो तुम बीदर जाओगे, आइटम में हो। सब लोग पहाड़ी जाएंगे, एक गांव जाएंगे। तो बताओ नीला कुरंजी कितनी साल में एक बार? अब कोई बताए नीला कुरंजी इस पॉलीकार्पिक की मोनोकार्पिक? डरो मत, बोलो। अब इस पे कोई बात सुनना मत, चाहे कोई कितना भी कहे पॉलीकार्पिक, बोलोगे क्या? मोनोकार्पिक। तो बोलेंगे हर बार 12 साल बाद कैसे हो जाता? अगर मोनोकार्पिक होता तो मर जाना चाहिए। यस, वो मर जाता है, लेकिन मरने के साथ साथ उसके फ्लावर क्या बना जाते हैं? सीड। और सीड बहुत जगह उड़ते हैं कि वहीं गिर जाते हैं। तो वो सीड फिर से क्या बनाते हैं? प्लांट। और प्लांट में फिर क्या होती है? फ्लावरिंग। एग्जैक्ट कितने साल बाद? 12 साल। पक्का? तो ये रही नीला कुरंजी और बेम्बू प्लांट की कहानी जो आपकी बुक में दी गई है। अगर आपको दी गई है तो मुझे बताओ, व्हाट इज जुवेनाइल और वेजिटेटिव फेज? इट इज अ टाइम पीरियड फ्रॉम बर्थ टू अटेनमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी। प्लांट में, वो भी एंजियोस्पर्म में, सेक्सुअल मैच्योरिटी कैसे पता चलेगी? फ्लावरिंग कितने प्रकार की? बोलते रहो एकदम। कितने प्रकार की? लाइफ में एक बार, बार बार, एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल, पॉलीकार्पिक। कोई पेरिनियल बताओ जो मोनोकार्पिक हो। कितने साल में? 50 से 100 साल। अच्छा बताओ, नीला कुरंजी याद है? 12 साल में। पिछली बार कब फ्लावर हुआ? 2006, 2018। पक्का? अगली बार कब होगा? 2030। ठीक, वेरी गुड, शाबाश। अब ध्यान सुनो। आपने भाई साहब बर्थ देखी, बर्थ के बाद अपना पहला फेज जी लिया जिसका नाम है जुवेनाइल। नो, इसका नाम है वेजिटेटिव। बिल्कुल शांत रहो। वेजिटेटिव। और वेजिटेटिव को पता लगाने का तरीका है फ्लावरिंग। मैं यहां फ्लावर बना दे रहा हूं। अगर फ्लावर होने लगे, कौन से फेज ओवर? वेजिटेटिव। यानी बर्थ से लेकर फ्लावरिंग तक पौधों में क्या चलेगा? वेजिटेटिव। फ्लावर होने लगा तो रिप्रोडक्ट। फिर से बोलो। अब बोलते सर ये तो माना कि प्लांट का वेजिटेटिव फेज क्या होता है, समझ में आ गया, पर सर हमें यह नहीं समझ में आ रहा कि जुवेनाइल फेज को कैसे पता करेंगे कि कैसे जुवेनाइल फेज खत्म हुआ और रिप्रोडक्टिव आया। व्हाट इज जुवेनाइल फेज? बचपन क्या है? बोले सबको मालूम है बचपन क्या है, लेकिन हमें सर डिफरेंट एनिमल्स में बचपन की कहानी समझाओ कि डिफरेंट एनिमल्स का बचपन कैसे पता चलेगा खत्म हो गया। वैसे तो एनिमल बहुत है। पूरे एनिमल किंगडम में कितने फाइलम है? 11। एक एल्गी, एक, अच्छा एक कौन? पोरी। फिर शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। अब ध्यान सुनो। इन एनिमल में से एक है कॉर्डेटा। बोलो कौन है? और जब हम बात करेंगे तो अपने जैसे लोगों की बात करेंगे। हम लोग नॉन कॉर्डेटा की कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा में भी 5 लोग। एक है मछली। बोलो कौन? फिश। दूसरा एम्फीबिया। फिर से बोलो। वेरी गुड, शाबाश। फिर
वहां मेरे बच्चों मजा आ गई। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स के बाद बर्ड्स, बर्ड्स के बाद मैमल, जिनमें मेमोरी ग्लैंड है वो लोग। पक्का? ये जो मैं बात कर रहा हूं एक्सेप्शन में नहीं, जनरल बात कर रहा हूं। फिश से लेकर बर्ड तक दे आर ओवीपैरस। बोलो क्या? ओवीपैरस। थैंक यू वेरी मच। और मैमल जनरली दे आर वीवीपैरस, जो बच्चों को पैदा करें। हाँ? और जो अंडों को पैदा करें। क्या मछली के अंडे होंगे? मेढक के, सांप के और चिड़िया के? अच्छा, अंडा खाना किसने लोगों ने चालू कर दिया? कोरोना पीरियड में तुम अंडा खा रहे हो? कोरोना खत्म? अरे वाह। अच्छा ठीक है, कोई बात है, हमसे क्या लेना, तुम जो कुछ खाओ, आदमी खा जाओ, हमें क्या है। फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल में ये कौन है और ये कौन है? तो बोलते हैं अगर एनिमल ने एग लेइंग शुरू कर दी है। क्या शुरू कर दी है? एग लेइंग। तो इसका मतलब हम लोग किसकी बात नहीं कर रहे? किसकी बात नहीं कर रहे हैं? मैमल। किसकी नहीं कर रहे? हम किसकी बात कर रहे हैं? फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड। पक्का? अगर बेटा एनिमल ने अंडे पैदा करना चालू कर दिया है, बताओ क्या बीत गया? क्या आ गया? रिप्रोडक्टिव फेज। और उन्होंने यहीं से एक एग्जाम्पल उठाया है, एनसीईआरटी ने, घर जाके पढ़ना जरूर। बोलते हैं बर्ड्स के लिए एग लेइंग इज नथिंग बट, एग लेइंग इज अ वे ऑफ रिप्रोडक्शन। अब कुछ खुरापाती बच्चे हैं जो यहां से निकलने के बाद मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं और मुझे आती गुस्सा। बोले ठीक है सर, फीमेल तो समझ में आ गई, एग लेइंग, मेल कैसे करेगा? इस टाइप के क्वेश्चन मुझसे पूछना नहीं, इनके जवाब कुछ होते नहीं है, ये केवल बकवास है। बस याद रखना, एग लेइंग अगर स्टार्ट हो गई है तो बताओ कौन सी फेज चालू हो गई है? रिप्रोडक्टिव। कौन सा फेज खत्म हो गया? हाँ? पक्का? अच्छा, बड़ा हम हंसी आ रही हितेश, ये हंस रहा है। तुम्हारा भी ऑमलेट बनाए हम, अंडे कहीं के। इधर देखो। तो बताओ बर्ड्स अगर एग लेइंग करना चालू कर दें तो क्या हो गया? रिप्रोडक्शन। याद रखना, बर्ड्स जो एग लेइंग करती हैं वो होती है सीजनल। कैसी होती है? सीजनल। बताओ, सीजनल का मतलब है ये रिप्रोडक्शन 365 दिन करती है एक सीजन में, और इसीलिए इन्हें बोलते हैं सीजनल ब्रीडर। बोलो क्या है? तो एक समय था कि सर्दियों के पहले मुर्गियां अंडे दिया करती थी, तब हम लोग ऑमलेट खाते थे। पर आजकल तुम किसी भी मौसम में अंडा मांगो, मिलेगा? जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक किसी भी मौसम में आप अंडे मांगो, मिलेगा? इसका मतलब या तो मुर्गियों ने अपना ब्रीडिंग पैटर्न बदल दिया है। ऐसा है क्या? क्या वो सीजनल से कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर हो गई हैं? नो। तो फिर ऐसा क्या हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि मुर्गियों को हमने रखा है कैप्टिविटी में। ये शब्द एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा। किस में रखा है? कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब है उनके नेचुरल एनवायरनमेंट से उन्हें दूर रखें, और इस कैप्टिविटी के दौरान हम इन्हें हार्मोनल टैबलेट्स खिला रहे, हार्मोन टैबलेट्स खिला रहे। मुर्गियों को पता नहीं चल पा रहा कि वो जो दाने खा रही हैं गेहूं के, या जो दाने वो खा रही हैं बाजरे के, उन दानों में हार्मोन टैबलेट मिली हुई है, मिक्स है। और इन हार्मोन टैबलेट्स की वजह से उन्होंने एग लेइंग शुरू कर दी, एग लेइंग शुरू कर दी। बताइए, इस एग लेइंग में मेल का इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं है? नहीं है। इसका मतलब इस एग को बनाने में ओनली फीमेल। इसका मतलब ये एग लेइंग इज नॉट अ रिप्रोडक्शन, इट इज अ एक्सप्लॉयटेशन। ये एक प्रकार का मुर्गियों का शोषण है, एक्सप्लॉयटेशन है। और जो हम लोग कॉमर्शियल कर रहे हैं, यानी हम लोग अपना पैसा कमाने के लिए एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। ये बात लिखी है कि मुर्गियों को कैप्टिविटी में, उनको बंद करके, उनको पोल्ट्री फार्म में बंद करके, हार्मोन टेबलेट खिला करके, उनका एक्सप्लॉयटेशन करके उनसे एग लेइंग करा रहे हैं। और ये एग लेइंग इज नॉट द रिप्रोडक्शन, इसका रिप्रोडक्शन से लेना देना नहीं। इसीलिए
आपको दो तरीके के अंडे मार्केट में मिलेंगे। जितने लोग भी अंडे खाते हैं प्लीज हाथ उठाएं, ये कोई पाप नहीं है, मैं भी खाता हूं। गुड। इसीलिए मार्केट में दो तरीके के अंडे मिलेंगे, एक बोलेंगे देसी और विदेशी नहीं है। एक है फार्म का अंडा। फार्म मतलब पोल्ट्री फार्म, फार्म का मतलब पोल्ट्री। अच्छा, ये फार्म का अंडा है जो पूरे साल मिलता है, लेकिन देसी अंडा केवल जाड़े में मिलता है। देसी अंडा इज दैट अंडा विच इज ड्यू टू ब्रीडिंग कंडीशन। कौन सी कंडीशन? ब्रीडिंग। यानी ये जो देसी अंडे हैं इनमें मेल और फीमेल दोनों इन्वॉल्व हैं, इनका रिप्रोडक्शन से लेना देना है। और जो फार्म के अंडे हैं दे आर नथिंग बट सिंपल एग। खैर आप समझोगे नहीं, फिर भी मैं पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। एक मेल भाई साहब है और एक फीमेल है। मेल ने स्पर्म, फीमेल ने ओवा, ये बनाया और दोनों फ्यूज हुए, नाम हुआ जाइगोट। बोलो क्या हुआ? ये बताओ, एन की टू एन, गैमीट, एन की टू एन, जाइगोट। और इस 2n जाइगोट के ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग आ गई। किसकी कवरिंग आ गई? कैल्शियम। और इसी को तुम अंडा बोलते हो। तो अंडा इज नथिंग बट जाइगोट। जो अंडा आप खा रहे हो वो क्या है? जाइगोट। और जाइगोट किससे बनेगा? मेल और फीमेल दोनों से। पर अगर केवल फीमेल एग बनाए और मेल का स्पर्म फ्यूज ना हो और इसमें कैल्केरियस कवरिंग आ जाए, तो बताओ ये वाला अंडा जाइगोट है कि बेटा ओवम है? अब बताओ, देसी और फार्म वाले अंडे में कौन ओवम और कौन है जाइगोट? और कई लोग कहते हैं कि हे भगवान, तुमने इस अंडे को खा लिया और तुमने जीव हत्या कर दी। बेवकूफो, ये अंडा कभी चूजा बनाने वाला, क्योंकि ये जाइगोट। कुछ सोच रहे होंगे पार्थिनोजेनेसिस भी तो हो सकती है। पार्थिनोजेनेसिस हमेशा तो याद रखना, ये जो फार्म का अंडा है इसमें कभी चूजा नहीं बन सकता, नेवर। हाँ, जो देसी अंडा है वो चूजे में कन्वर्ट हो सकता है, क्योंकि वो क्या है? जाइगोट। और इसलिए एक लड़ाई चालू हुई कि अंडा खाना वेज है कि नॉन वेज। टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते हैं भगवान, 7 बज गया। बताओ जल्दी पूछो, अंडा खाना वेज है कि नॉन वेज? हाँ? अच्छा, कौन अंडा नहीं खाता? वेरी गुड। बिटिया खड़ी हो। छी, अंडा खाना वेज की नॉन वेज? वेज भी है नॉन वेज भी है, इससे कौन सी तरकारी बनेगी? ए प्लीज डोंट माइंड, मेरा मजाक करने का तरीका है। यू लाइक माई लिटिल सिस्टर। मैं छोटी बहन के साथ भी ऐसे मजाक करता हूं, पूरा मत मानना, ठीक है? ओके, बताओ। वेज में इंक्लूड कर सकते हैं। और जो जाइगोट वाला है, तो ऐसी कौन सी जगह पर कौन से पेड़ से निकलता है? वेज मतलब वेजिटेटिव। वेजिटेटिव मतलब वेजिटेबल का मतलब क्या होता है बेटा? कोई मुर्गी वेजिटेबल पर ये प्लीज, बहुत सारे लोगों को कोई आंसर ये नहीं मालूम है, बहुत सारे लोगों को इसका आंसर नहीं मालूम है। हाँ बताओ। अच्छा, किसी अंडा खाने वाले से पूछते हैं। हाँ बिटिया, ये अंडा क्या मुर्गा खा जाए? खड़े हो। ये सब बकवास है। देखो, पहली बात तो बेइज्जती उनकी होती जिनकी क्या हो, और जब तक हम सेलेक्ट नहीं हुए इज्जत, तो कोई डर तो नहीं लग रहा बाद में बैठे रोए मेरी बेइज्जती कर दी, बदतमीज कहेंगे, खड़ूस तू और काला हो जा। अंडा खाना वेज की नॉन वेज? फंस जाओगे तुम, इसका जवाब ही नहीं दे पाओगे। कोई नहीं दे पाया, साइंटिस्ट नहीं दे पाए, क्योंकि अंडा इज अ सेल, वेदर इट इज जाइगोट और ओवम। अंडा एक कोशिका है। क्या है? कोशिका। और अगर कोशिका खाना नॉन वेज है, क्या है? तो आपको मालूम है, मिल्क पीते हो आप। क्या पीते हो? मिल्क। और मिल्क मेमोरी ग्लैंड से आता। किससे? और मेमोरी ग्लैंड की बहुत सारी सेल टूट के मिल्क में आती हैं। इट इज एपोक्राइन ग्लैंड। कैसी ग्लैंड?
और एपोक्राइन ग्लैंड वो ग्लैंड होती हैं जो अपने सिक्रीशन के साथ टूट जाती हैं। तो बताओ, मिल्क के साथ बहुत सारी कोशिकाएं तुम सुड़क जाते हो, पी जाते हो, तो बताओ बहुत सारी कोशिकाएं खा गए तुम, और वो भी प्लांट की एनिमल की। और मैंने एक कोशिका खाई जिसका नाम, और मैं नॉन वेजिटेरियन हो गया, और तुम 50 कोशिकाएं पी गए तुम। अगर अंडा खाना नॉन वेज है तो मिल्क पीना भी। कुछ लोग कहते सर हम तो मिल्क भी नहीं पीते, तो हम कहेंगे पगला गए, पहले आधे घंटे के अंदर तुम्हें नॉन वेजिटेरियन बना दिया गया था। यस और नो? पहले आधे घंटे के अंदर मम्मा ने आपको अपना ब्रेस्ट मिल्क दिया था, हम सबको हमारी माँ ने ब्रेस्ट मिल्क दिया था, और हमें मिल्क मिला था, और माँ की साथ में माँ की कुछ ग्लैड सेल्स मिली थी। हम वेज थे कि नॉन वेज? नॉन। इसका मतलब अंडा खाना अगर नॉन वेज है तो किसी भी सेल को खाना, और कोई ना कोई नॉन वेज खा ही चुका है, क्योंकि तुमने मिठाई खाई होगी, पक्का। इसलिए चालाक वैज्ञानिकों ने 3 शब्द बनाए। हरी सब्जियों को वेजिटेरियन, बोलो क्या? मांस को, किसको? मांस मतलब फ्लैश, इसको बोला नॉन वेजिटेरियन, बोलो क्या बोला? और इसके बीच में एक तीसरा शब्द मिला, एगिटेरियन, बोलो क्या नाम है? अंडा खाने वाले लोग, बोलो कौन? एक कौन और एक कौन? ये हो गए 3, फिर आते हैं चौथे लोग, मौका टेरियन। जैसा मौका वैसा टेरियन। हमारे कॉलेज में 2 ग्रुप था, नॉन वेज वाले वेज को पसंद नहीं करते थे, वेज वाले नॉन वेज को नहीं पसंद करते थे। मैं चुपचाप रहता था। उन्होंने पनीर बनाई, सुनील भाई तुम तो नॉन वेज नहीं खाते हो ना, पनीर मिल गई, उधर मुर्गा बन रहा, तू वेज खाता है? नहीं, मैं तो। एक दिन दोनों मिल गए, ये वेजिटेरियन है, वो कह रहा नहीं ये नॉन वेजिटेरियन है। उसे बोला तुम क्या हो? हमने कहा मौका टेरियन। जैसा मौका, पक्का? चलो भाई हटाते हैं इसे। तो बर्ड्स अगर क्या करने लगे? बर्ड्स अगर क्या करने लगे? एग ले। अगर बर्ड्स एग लेइंग करने लगे तो बताओ क्या आ गया? क्या खत्म हो गया? हाँ? और अंडा करना ये कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है कि सीजनल? तो क्या साल में एक बार होता है? पर अगर अंडा बार बार हो रहा है तो ये सीजनल नहीं है, ये कॉन्टिन्यूअस। और ये रिप्रोडक्शन है कि एक्सप्लॉइटेशन? क्या तुमने मुर्गियों का शोषण करना चालू किया है पैसा कमाने के लिए? और ये नेचर में कर रहे हो कि कैप्टिविटी? और इस कैप्टिविटी का नाम क्या है? पोल्ट्री फार्म। किसी ने पूछा व्हाट अबाउट द मैमल्स? सर मैमल्स में कैसे पता चलेगा कि कब उनका जुवेनाइल फेज है और कब उनका रिप्रोडक्टिव फेज आया? हम सब मैमल्स हैं, हम एगलिंग नहीं करते कि भाई अंडा देना चल लगे भाई अब तो भाई तुम जुवेनाइल खत्म हो गया, ऐसा नहीं। हमें पता करना पड़ेगा कि हमारे केस में क्या है। हमारे केस में एक साइकिल है, इस साइकिल को हम लोग बोलते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल। रिप्रोडक्टिव साइकिल। तो सबसे पहले रिप्रोडक्टिव साइकिल की डेफिनेशन सुनो। रिप्रोडक्टिव साइकिल आर द साइक्लिकल चेंजेस। साइक्लिकल चेंजेस, ऐसे चेंजेस जो बार बार बॉडी में हो। साइक्लिकल चेंजेस, बार बार चेंज होने वाली चीजें को बोलते हैं साइक्लिकल चेंजेस। These are the cyclical changes occurs in, कहां कहां होते हैं? These are the cyclical changes they occur in, okay, ovary, बोलो कहां पर? And uterus, बोलो कहां पर? And fallopian tube, बोलो कहां पर? fallopian। ये क्या है? ये तो these are the cyclical changes occurs in ovary, fallopian tube and uterus, and sometime in hormones also। यानी हॉर्मोन्स भी बार बार चेंज होंगे, उनका कंसंट्रेशन कम या ज्यादा होगा। सो बोलते हैं मैमल्स में उनकी बॉडी में कुछ साइक्लिकल चेंज होते हैं। और बॉडी में किस जगह पर साइक्लिकल चेंज होते हैं? नाम बोलो।
ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस एंड हार्मोन्स। इन सब जगहों पे साइक्लिकल चेंज होते हैं तो पैदा होती हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। क्या पैदा होती हैं? और ये रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होती हैं दो प्रकार की। वन इज नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और दूसरी तरीके की साइकिल है, दीज आर नोन एज ईस्ट्रस साइकिल। याद रखना, मैमल इस दुनिया में बेसिकली, वैसे तो बहुत प्रकार के हैं, बहुत प्रकार के, जब मैमल आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा तो बहुत पढ़ाया जाएगा। बेसिकली मैमल्स दो प्रकार के हैं। एक को हम लोग बोलते हैं प्राइमेट्स, और दूसरे तरीके को बोलते हैं नॉन प्राइमेट्स। तो पहले प्राइमेट और नॉन प्राइमेट का मतलब समझिए। जो बंदर हैं या बंदर जैसे दिखते हैं वो हैं प्राइमेट्स। मंकी, एप्स एंड ह्यूमन। मंकी, एप्स और ह्यूमन, दे आर प्राइमेट, एंड ऑल अदर दे आर नॉन प्राइमेट्स, जिनके पास मेमोरी ग्लैंड है। चलो भाई, मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं। भेड़ देखिए, सीप, बताओ गोट प्राइमेट की नॉन प्राइमेट? काऊ, बफलो, बर्ड्स। हाँ, किसकी बात चल रही है? मैमल। कुछ भी बुलवाओ। तो भैया देख लो, इसके अलावा कैमल, बाकी जितने भी मैमल जिनके पास भी मेमोरी ग्लैंड है, उन मेमोरी ग्लैंड में अगर इन्हें बोलते हैं नॉन प्राइमेट्स। बड़ी खूबी है, ईश्वर ने जब भी हम लोग को बनाया बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया। प्राइमेट्स में जो रिप्रोडक्टिव साइकिल्स पाई जाती हैं, दीज आर नोन एज मेंस्ट्रुअल साइकिल, एंड दीज मेंस्ट्रुअल साइकिल आर नोन एज कॉन्टिन्यूअस साइकिल। ये कभी बंद नहीं होगी जब तक कि मीनोपॉज ना आ जाए। इसीलिए मंकी, एप एंड ह्यूमन, दे आर कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। हमारी ब्रीडिंग के कोई मौसम नहीं है, दे वी आर द कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स। लेकिन नॉन प्राइमेट की खास बात है, इनमें ब्रीडिंग सीजन पाए जाते हैं, क्योंकि ये सारी साइकिल्स जिन्हें हम लोग ईस्ट्रस साइकिल बोलते हैं, दीज आर सीजनल साइकिल्स। अब मैं आपसे पूछूं, क्या आपने डॉग के बच्चों को एक पर्टिकुलर मौसम में देखा है? यस। इसका मतलब वो रिप्रोडक्शन पूरे साल करते हैं कि एक पर्टिकुलर मौसम में? इसी तरीके से डॉग एक मैमल है, लेकिन उसके ब्रीडिंग सीजन है, क्योंकि उसके पास कौन सी साइकिल है? ईस्ट्रस। बोलो कौन सी? तो बताओ, ईस्ट्रस साइकिल वाले लोग कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर होते हैं कि सीजनल ब्रीडर? दे आर द सीजनल ब्रीडर। और वहीं पर बेटा जो प्राइमेट्स होते हैं, दे आर कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर। कैसे ब्रीडर हैं? तो सर आप ये सब क्यों पढ़ा रहे हो हमें? बिकॉज इट इज गिवन इन एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी हमें यह बताना चाहती है कि मैमल्स में अगर क्या चालू हो जाए, फिर से बोलो, या फिर तो समझो बचपन खत्म, रिप्रोडक्टिव चालू। समझ में आया? तो याद रखना, हाँ, वेरी गुड। ईस्ट्रस में भी सीजनल, में भी पीरियोडिक। ये भी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, पीरियोडिक। और इस पीरियोडिक कंडीशन को बोलते हैं हीट पीरियड। कौन सा बोलो? और हीट पीरियड का कोई मौसम नहीं होता है, डिपेंड अपॉन द साइकिल इटसेल्फ। समझ गए? तो बफलो और काऊ में दे आर पीरियोडिक ब्रीडर। कैसे बेटा? पीरियोडिक, सीजनल नहीं। कैसा? पीरियड। तो बोलो दोनों में डिफरेंस क्या है? सीजनल का मतलब एक पर्टिकुलर वेदर, और पीरियोडिक का मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद। सीजन से मतलब नहीं, गर्मी में भी सर्दी में भी पर्टिकुलर
पीरियड के बाद, और इनमें एक पीरियड आता है दैट इज नोन एज हीट पीरियड, और वो होता है इनका पीरियड जिस समय पर ये ब्रीडिंग करते हैं। अच्छा, हमारे केस में ऐसे हीट पीरियड या सीजनल पीरियड नहीं आते। हमारे केसेस में केवल और केवल 28 डेज की साइकिल्स होती हैं जो वेरी कर सकती हैं, 2 या 3 दिन, कम या ज्यादा, और ये साइकिल कॉन्टिन्यूअस होती है। इनका पीरियड से कोई लेना देना नहीं, इनका वेदर से कोई लेना देना नहीं। तो याद रखना, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉन्टिन्यूअस और सीजनल, कॉन्टिन्यूअस, और मेंस्ट्रुअल में भी सीजनल, में भी पीरियोडिक। सीजनल और पीरियोडिक में डिफरेंस फिर भी नहीं आया। सीजनल का मतलब एक पर्टिकुलर सीजन में, जैसे डॉग्स जस्ट बिफोर द ऑटम, ऑटम मतलब पतझड़ के समय पर, सर्दियों के ठीक पहले ये ब्रीडिंग करना चालू करते हैं, और प्रेगनेंसी और डिलीवरी होने के बाद सर्दियों में, अभी तुम देखोगे सर्दियों में डॉगीज के छोटे छोटे बच्चे आ जाएंगे, तो बच्चे आज पैदा हुए, इसका मतलब इनकी ब्रीडिंग पहले हो चुकी है। समझ गए? सर्दियों में डॉग के बच्चे आ रहे हैं, इसका मतलब सर्दियों में ब्रीडिंग चल रही? नो, ये पहले हो चुकी है। और पीरियोडिक का मतलब है ये गर्मियों में भी एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, सर्दियों में भी एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद, लेकिन हर महीने नहीं। जबकि ये लोग हर मंथ में 28 डे साइकिल में 14वां दिन किसका होता है? ओव्यूलेशन का, और वो किसी भी पीरियड पे डिपेंड नहीं करता, मौसम पे डिपेंड, एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर, दे आर नोन एज सीजनल ब्रीडर। फिर भी नहीं आया तो बाय बाय करो और जवाब दो मुझे। बताओ, मैमल में मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल केवल मैमल में रिप्रोडक्टिव साइकिल है। रिप्रोडक्टिव साइकिल कितने प्रकार की? एक कौन? दूसरा बताओ, क्या इनमें साइक्लिकल चेंज आएंगे? 4 जगह पर बेटा बोल दो, बोलो कौन? ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, हार्मोन। बोलो कौन? ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, हार्मोन। पक्का? साइकिल के नाम याद है? बोलो। ईस्टर साइकिल होगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल होगा। मैमल कितने प्रकार के? एक कौन? प्राइमेट। दूसरा कौन? मंकी, एप, ह्यूमन। बाकी सब, तो जो बाकी सब है वो क्या करेंगे? ईस्टर साइकिल। मैं बाकी प्राइमेट, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल में कोई मौसम, पीरियड? पक्का? अच्छा बताओ, क्या ईस्टर साइकिल 2 प्रकार की होंगी? एक कौन? सीजनल, और एक पीरियड। क्या इनमें एक हीट पीरियड आएगा? yes. इतना सिंपल सी बात है। अब फिर से एक बार जरा इसको देखो, अब तुम्हें समझ में आ जाएगा। अब बिल्कुल तुम भूलने वाले नहीं हो। बताओ, क्या आपको मालूम है बर्थ हुआ था? और क्या आपको मालूम है एक दिन डेथ होगी? और डेथ कैसी होगी? नेचुरल डेथ। जब नेचुरल डेथ होगी तो हम इसे मानेंगे लाइफ स्पैन पूरा हुआ। और बताओ, इसके बीच में क्या 3 अवस्थाएं मिलेंगी? बोलो, पहला बचपन, दूसरा जवानी, तीसरा बुढ़ापा। शायद आप बता दो। पहला फेज दैट इज नोन एज जुवेनाइल। एनिमल में क्या बोलेंगे? और प्लांट में? बिल्कुल सही जवाब है, एकदम सही जवाब है। दूसरा फेज, दूसरा रिप्रोडक्टिव है। और रिप्रोडक्टिव फेज को जानने के लिए सब में एक जैसा कि अलग अलग? अलग अलग। प्लीज बता देना, तभी समझ जाए। प्लांट में? प्लांट में फ्लावरिंग कितने प्रकार की? नंबर 1 मोनोकार्पिक, नंबर 2 एनुअल, बाइनियल, पेरिनियल। कोई पेरिनियल है जो मोनोकार्पिक है? बोलो कौन? वेरी गुड। क्या कोई 12 साल में भी फ्लावरिंग करता है? बोलो कौन? पक्का? अच्छा बताओ, बाकी एनिमल में रिप्रोडक्टिव को जानने के 2 तरीके हैं, या तो एग लेइंग या तो साइकिल। कौन सी साइकिल? अगर एग लेइंग शुरू हो गई तो कौन सी फेज ओवर? जुवेनाइल। कौन सी चालू? रिप्रोडक्टिव। एग लेइंग इज कॉन्टिन्यूअस और सीजनल? सीजनल। क्या कॉन्टिन्यूअस भी एग लेइंग हो सकती है? पर क्या वो रिप्रोडक्शन होगा कि एक्सप्लॉयटेशन? एक्सप्लॉयटेशन, कॉमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन होगा। फिर इसके बाद साइकिल कितने प्रकार की? 2। एक कौन? मेंस्ट्रुअल। दूसरा कौन? मंकी, एप, ह्यूमन। मेंस। और बचा कौन? बाकी प्राइमेट की नॉन प्राइमेट? नॉन प्राइमेट। मेंस्ट्रुअल की स्ट्रेस, या तो सीजनल या तो पीरियड। नाउ द थर्ड वन इज सेनेसेंस।
सर सेनेसेंस क्या होता है? मान लिया सर बचपन क्या होता है, जुवेनाइल समझ लिया, रिप्रोडक्टिव समझ लिया, व्हाट इज सेनेसेंस? एनी क्वेश्चन? ओके, सेनेसेंस को हिंदी में बोलते हैं बुढ़ापा। एंड नाउ व्हाट इज सेनेसेंस? इट इज द एंड ऑफ द रिप्रोडक्टिव फेज। सेनेसेंस इज नथिंग बट एंड ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज। अगर आप बोलोगे सर हमें कैसे पता चले कि रिप्रोडक्टिव फेज ओवर हो गई है? ह्यूमन में पता चल सकता है, फीमेल में बोलो क्या? मीनोपॉज। फिर से बोलो। तो बताओ, मीनोपॉज इज द फर्स्ट साइन ऑफ सेनेसेंस। तो मिनार्की वाज द फर्स्ट साइन ऑफ रिप्रोडक्टिव। मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हुई, मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हुई, सेनेसेंस चालू, सेनेसेंस फेज चालू। बोलते हैं ह्यूमन में फीमेल तो मीनोपॉज कर देती है, लेकिन मेल क्या करते हैं? दे हैव द कॉन्कोमिटेंट चेंजेस। अब आप पूछेंगे सर कॉन्कोमिटेंट चेंजेस क्या है? बोलते हैं उम्र के साथ साथ होने वाले चेंजेस को बोलते हैं कॉन्कोमिटेंट चेंजेस। जैसे झुर्रियां पड़ना, एजिंग, एजिंग होना, यस, स्लोइंग ऑफ द मेटाबॉलिज्म, आपकी मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्लो होने लगे। बुढ़े बहुत तेज भागते हैं, दौड़ते हैं, स्लो चलते हैं, इसका मतलब मेटाबॉलिज्म उनकी बॉडी क्या करे? स्लो। आए दिन बोलते हैं यार कुछ खा लिया, इनडाइजेशन। अपना सोचो, तुम पत्थर खा जाओ वो पच जाए, और खाते भी हो, चाउमीन के साथ 2 पत्थर निकल ले गए, पच गए। लेकिन अगर दादू जी ने कुछ खा लिया उल्टा सीधा तो 4 दिन से जेलूसिल एमपीएस मांग रहे हैं, कोई डाइजीन दे दो। इसका मतलब उनकी मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गई कि स्लो? स्लो। तो ये कंकोमिटेंट चेंजेस आ जाएंगे तो सेनेसेंस हो जाएगा। और कहते हैं सेनेसेंस विल लीड टू डेथ। ये बुढ़ापा ही आपको एक दिन मृत्यु की तरफ ले जाता है। एंड ऐसी डेथ को एंजॉय करना चाहिए। यस, लोग कहते हैं नहीं, डेथ कैन नॉट बी एंजॉयड। पक्के बच्चे ध्यान से सुनो, जैसे तुमने एंजॉय किया है अपना जुवेनाइल फेज, जैसे तुम एंजॉय कर रहे हो अपना रिप्रोडक्टिव फेज, वैसे मैं अपना एंजॉय कर रहा हूं। हाँ सर, वो तो गए बुढ़े, सेनेसेंस। और मैं क्या एंजॉय करूंगा? बिकॉज ये एक पीरियड है, ये एक बात है जो हो करके ही रहेगी। जो इस दुनिया में पैदा हुआ है वो एक ना एक दिन मरेगा। इतना पढ़ा लेने के बाद वो ध्यान देते हैं आपको कि भैया बचपन से कोई भी बंदा डायरेक्ट जवानी में नहीं कूद सकता, और जवानी से डायरेक्ट बंदा कोई बुढ़ापे में नहीं कूद सकता। तुम सुनील सर के बारे में नहीं बता सकते कि ये जवान है कि बूढ़े हैं, पता नहीं क्या है, ना बूढ़े दिख रहे ना जवान दिख रहे हैं, क्या दिख रहे? तो बोले जाएगा कि बचपन और जवानी के बीच में एक ट्रांजिशन फेज आती है। क्या आती है? ट्रांजिशन। दिस इज नोन एज फर्स्ट ट्रांजिशन, एंड इसे बोलते हैं किशोरावस्था। फर्स्ट ट्रांजिशन। और जवानी से बुढ़ापे के बीच में दूसरी ट्रांजिशन फेज आती है, सेकेंड ट्रांजिशन, एंड दिस इज नोन एज प्रौढ़ावस्था। यह मैं केवल आपको समझाने की बात कर रहा हूं। बचपन से कोई डायरेक्ट जवान नहीं होता। बचपन से पहले आप किशोर होते हैं, फिर जवान होते हैं, और जवान से सीधे बुढ़ापा नहीं होते। जवान के बाद आप प्रौढ़ होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं। सो बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन और सेकेंड ट्रांजिशन फेजेस भी आती हैं। तो 3 फेजेस हैं और 2 ट्रांजिशन फेजेस हैं। अब कोई जवाब दे पाएगा? यस, पहली फेज जुवेनाइल, दूसरी, तीसरी। बताओ, जुवेनाइल और रिप्रोडक्टिव के बीच की फेज? हाँ, फर्स्ट। और रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंस के बीच में सेकेंड। और बोलते हैं जितनी भी ट्रांजिशन फेजेस हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय हॉर्मोन्स एंड एनवायरमेंट्स। हार्मोन एंड एनवायरमेंट। ऑल्दो ये मैं केवल आपके नॉलेज के लिए बोल रहा हूं, अगर कोई बात बुरी लगे तो आपको अपने टीचर को माफ कर देना। मैं बुरा लगने के लिए नहीं समझा रहा हूं, आपको केवल सिखाना चाहता हूं। You know that our first menstrual cycle is known as menarche. You know that once
बहुत पहले ये मिनार्की की एज 16 ईयर मानी जाती थी। दैट्स वाई ज्यादातर मूवीज में जो गाने हैं वो 16 साल की बाली उम्र, लाइक दैट, इस तरीके के गाने बनते हैं। दैट्स बेस्ट बिकॉज ऑफ मिनार्की। नाउ दिस मिनार्की हैज शिफ्टेड टुवर्ड्स टू 12 ईयर्स। ज्यादातर समय पे 13 से 14 साल की मिनार्की चल रही है। ऐसा क्या हुआ? क्या हम स्पीसीज के रूप में अलग हो गए? नो। हमारा क्या बदल रहा है? एनवायरनमेंट। आज हम ज्यादा फोकस्ड हैं लोगों पे। क्या देख रहे हैं? पहले किसी को मालूम ही नहीं होता था। 10-12 साल तो लोग अपनी लड़के बनियान निक्कर में गुजार देते थे, तब समझ में आता था अरे यार कुछ गड़बड़ हो रहा है। आज बच्चा 3 साल का, 2 साल का, उसे सेंस है कि उसे कैसे रहना। इसका कारण है बहुत सारा ग्लोबलाइजेशन, बहुत सारी मूवीज, बहुत सारा गूगल, बहुत सारे इंटरनेट। तो आप जैसा देखेंगे अपने चारों तरफ, आपकी बॉडी वैसे रिएक्ट करेगी। और चूंकि आपके चारों तरफ का एनवायरनमेंट बदल रहा है, इसलिए आपके हार्मोन सिक्रीशन का तरीका भी वही है कि बदल रहा है। तो आपको मालूम है बचपन से जवानी में 2 हार्मोन बढ़ जाते हैं। वन इज मेल में टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन। तो बताओ बचपन में ये हार्मोन थे कि नहीं थे? नहीं थे। लेकिन जैसे ये सिक्रीट होने लगे, पहली ट्रांजिशन फेज होने लगी, और यही दोनों हार्मोन नीचे होने लगते हैं, गिरने लगते हैं जब क्या आता है? बुढ़ापा। क्यों? क्योंकि बेटा मीनोपॉज आने लगी, और मीनोपॉज आने लगी तो बताओ मेंस्ट्रुअल साइकिल रही कि खत्म हो गई? खत्म हो गई। और मेंस्ट्रुअल साइकिल खत्म हो गई तो हार्मोन धीरे धीरे कम होने लगे। वन थिंग मोर, जस्ट फॉर नॉलेज, आप अपने मम्मा पापा से बहुत ज्यादा लड़ाई मत किया करो, क्योंकि वो किस फेज में जा रहे हैं? सेनेसेंस। और उनके हार्मोन्स बहुत तेजी से बदल रहे। जब आपके हार्मोन्स बदल रहे थे, उन्होंने आपकी हर उल्टी सीधी बात मानी है। आप गुस्सा हो जाते थे, नहीं पढ़ना मुझे, फिर भी वो पढ़ाते, बेटा पढ़ लो कोई बात। वैसे ही जब माँ बाप बूढ़े होते हैं, आपको लगता है माँ बाप झक्की हो गए। झक्की नहीं हो गए, उनके हार्मोनल चेंजेस उनकी बॉडी के हिसाब से रिएक्ट नहीं कर पा रहे। आप भी झक्की हुए थे जब आप पहली ट्रांजिशन फेज में हुए थे, पर तब आपके मम्मी पापा ने ये कह के मना दिया था बच्चा है कोई बात। और आप कह रहे हो इतने बूढ़े हो गए, तुमको अक्ल नहीं, कहां बैठना कहां नहीं बैठना। ये अक्सर मैंने देखा है। और लोग अपने माँ बाप को घरों से उठाकर वृद्धा आश्रम में छोड़ रहे हैं। सही है गलत है? नहीं, आप डॉक्टर बन जाओगे तो ऐसा करोगे? करोगे? नहीं करना, ये गलत है। तो याद रखना, ट्रांजिशन फेज कोई भी हो, वेदर इट इज फर्स्ट ट्रांजिशन फेज और सेकंड ट्रांजिशन फेज, इट इज कंट्रोल बाय हार्मोन्स एंड एनवायरनमेंट। गॉट इट? चलो अब इसे खत्म करो और जवाब दो। जितने लोग अब देख रहे हैं वही देख रहे हैं, बोलो बर्थ से नेचुरल डेथ। हाँ, कितनी अवस्थाएं? पहला और वेजिटेटिव, दूसरा, तीसरा वेजिटेटिव, जुवेनाइल और रिप्रोडक्टिव के बीच में पहली ट्रांजिशन फेज है, और यहां पर दूसरी ट्रांजिशन फेज। और इनके बारे में सब कुछ समझ पाओगे? आप ध्यान सुनो। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जाना है भैया? एक तो लेट क्लास मिलती है, चलो चप 2 मिनट पढ़ लो। तो हम लोगों ने क्या कहा था? जो लोग भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे उनकी जिंदगी में फेज ऑफ लाइफ एक जैसी होंगी, और जो लोग भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे उनकी जिंदगी में इवेंट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एक जैसे ही होंगे। घबराओ मत, छोड़ रहे, ऐसे मुंह बना रहे कि पता नहीं क्या हो रहा। याद रखना, 3 तरीके के मेन इवेंट्स हैं जो चल रहे हैं लाइफ में, जो लोग भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं। आपने मुझे सिखाया था, मैं उन्हें एक बार फिर से बोल दे रहा हूं। द मेन इवेंट इज फर्टिलाइजेशन। फिर से बोलो। अगर मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज ना होते तो कंडीशन बाय पेरेंटल ना होती। भूल गए? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की पहली बात, हाँ, एक बंदा इन्वॉल्व होना चाहिए कि दो का मतलब एक मम्मा भी इन्वॉल्व हो और पापा भी। अगर मम्मा पापा दोनों इन्वॉल्व हो तो पापा इन्वॉल्व होंगे थ्रू स्पर्म और मम्मा थ्रू ओवा। तो मम्मा पापा इन्वॉल्व होकर क्या बनाएंगी? जायगोट। क्या ये जायगोट हम हैं?
हमें बनाने के लिए मदर फादर इन्वॉल्व हुए, मतलब एक लोग कि दो लोग, कंडीशन बाय पेरेंटल। और बाय पेरेंटल बेटा किस बात से श्योर है, गैमीट बनाने से कि फ्यूज होने से? इसका मतलब मेन इवेंट इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के पहले प्री फर्टिलाइजेशन, शाबाश बच्चा। और फर्टिलाइजेशन के बाद तो जो लोग भी इस दुनिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने आए हैं, क्या वो 3 इवेंट करेंगे? पहला प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, तीसरा। और आपको नहीं लगता कि फर्टिलाइजेशन में गैमीट मिल रहे हैं, तो गैमीट बने होंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन में? पोस्ट फर्टिलाइजेशन में कि प्री में? इसका मतलब प्री फर्टिलाइजेशन में 2 बातें हुई होंगी। वन इज नोन एज गैमीटोजेनेसिस। बोलो क्या नाम है? What is gametogenesis? Formation of gamete। एक गैमीट बना पाकिस्तान में, एक बना हिंदुस्तान में। बताओ क्या ये फर्टिलाइजेशन कर लेंगे? नो। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले, गैमीटोजेनेसिस के बाद आपको ट्रांसफर भी करना पड़ेगा, एंड दैट इज नोन एज गैमीट ट्रांसफर। बोलो क्या नाम है? अब बोल दो इतना। बताओ कितने इवेंट्स? 3। नंबर 1 प्री फर्टिलाइजेशन, दूसरा फर्टिलाइजेशन, तीसरा प्री फर्टिलाइजेशन में कितने इवेंट? 2। नंबर 1 गैमीटोजेनेसिस, नंबर 2 गैमीट ट्रांस। तो हमें अब क्या पढ़ना चाहिए? गैमीटोजेनेसिस। गैमीट कितने प्रकार के? 2। एक कौन? मेल और एक फीमेल। मेल गैमीट बनेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, फीमेल गैमीट बनेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। जाना ही है? ठीक है, जाओ। अब लेकिन 6 बजे क्लास चाहिए। अगर 6 बजे से ज्यादा क्लास मिली, मैं उतनी देर बढ़ा दूंगा यहाँ। अगली बार अगर क्लास लेट हुई तो तुम लोग सर से बोल देना कि मैं बढ़ा दूंगा। टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।